So hey guys, welcome on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So here are NEET mentor तरंगनी गोस्वामी एंड ऑल्सो अनअकैडमी एजुकेटर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। तो बच्चों, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले एक ओवरव्यू बता देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या है। जब स्पर्म और ओवम ये दोनों मिलते हैं और इनके दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है उसको हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ आई बात। और उसके बाद जब ये जाइगोट डिवीजन करता है और डिवीजन करने के बाद जाके यूट्रस की एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम मतलब कि लाइक दिस इज यूट्रस, जो कि मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल आई विल ट्राई। तो ये बना हमारा यूट्रस। इस यूट्रस में जब आके यहाँ से आया मान लो जाइगोट और ये रिपीटेड डिवीजन होने के बाद लाइक ये बना मोरुला, बना ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट आके जब यहाँ पर अटैच हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इतनी बात सबको समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे कि आपकी एनसीईआरटी जी ने क्या क्या कहा है। सो एनसीईआरटी में है ड्यूरिंग कॉपुलेशन दैट इज क्वाइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस। सो सीमन कौन रिलीज करता है? पेनिस, विच इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ अ मैन, इनटू द वेजाइना। इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो जब पेनिस के थ्रू सीमन वेजाइना में एंटर करता है तो उसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। तो जो मोटाइल स्पर्म है वो बहुत जल्दी से स्विम करके तैर के पहुंच जाते हैं। पास थ्रू दी सर्विक्स, सर्विक्स से पास होते हुए एंटर करते हैं यूट्रस में और फाइनली पहुंच जाते हैं वो एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब के बच्चों कितने रीजन्स होते हैं? 4। फेलोपियन ट्यूब की अगर मैं बात करूं तो फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट आता है जिसको हम क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट जो सबसे पहले आता है दैट इज दी इस्थमस। उसके बाद होता है एम्पुला, उसके बाद होता है इनफंडिबुलम, और उसके बाद क्या होता है सबसे लास्ट में, दैट इज फिम्बरी। ठीक है। सो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि finally reach the ampullary region of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region. तो इन लोगों का मिलन जो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एम्पुलरी रीजन में, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एम्पुलरी रीजन में। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब कि दोनों साथ में आए। ओवम 14th डे पे निकलता है और 14th डे पे ही जब क्वाइटस होगा तभी स्पर्म निकल के कहाँ तक पहुँचेंगे? ओवम तक पहुँचेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। दिस इज द रीजन why not all copulation leads to fertilization and pregnancy। तो यही वजह है कि अगर दोनों साथ साथ नहीं पहुंच रहे हैं, स्पर्म और ओवम दोनों साथ साथ नहीं पहुंच रहे हैं, तो यही वजह है कि हर फर्टिलाइजेशन या फिर हर कपुलेशन में प्रेगनेंसी नहीं होती। समझ आ गया? आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद अ जोना पेल्यूसिडा। तो सबसे पहले आपको ओवम की ना लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। ओवम जो है, इस ओवम के आसपास क्या क्या होता है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, बता देती हूँ, इससे याद रहेगा आपको। सबसे बाहर वाली होती है कोरोना रेडिएटा, उसके बाद कौन सी होती है? जोना पेल्यूसिडा, उसके बाद होती है विटिलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, याद कैसे रहेगा? कोरोना जोन को बांटो, ऐसे याद रखो, कोरोना जोन को बांटो, विटिलाइन से याद रखो, थोड़ा सा बांटो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा ओवम के, तो ये जोना पेल्यूसिडा की जो लेयर है उसके कांटेक्ट में आएगा और उसको जोना पेल्यूसिडा को ऐसा कर देता है कि इसके बाद कोई और स्पर्म इस ओवम के पास नहीं आ सकता। ठीक है। और ये सारा जो भी रिएक्शन होता है वो कौन करता है? स्पर्म के एंटीरियर पार्ट पे, पोर्शन पे मैंने बताया था एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम से निकलता है हाइलोयूरिडेज। जो एक्रोसोम है उससे क्या निकला? हाइलोयूरिडेज। और हाइलोयूरिडेज जो है वो इस जोना पेल्यूसिडा को ऐसा कर देता है कि अब इसमें कोई भी स्पर्म और एंट्री नहीं ले सकता। ठीक है।
तो इससे जो पॉलीस्पर्मी है वो बच जाती है। इंड्यूस changes in the membrane that block the entry of additional sperm, thus it ensure that only one sperm can fertilize an ovum. So अभी हमें फाइनली समझ में आया कि सिर्फ एक ही sperm जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। The secretions of the acrosome help in the sperm enter into the cytoplasm of the ovum. तो जो एक्रोसोम है वो और क्या हेल्प करता है कि ओवम के साइटोप्लाज्म यहाँ पर होगा, इस साइटोप्लाज्म में एंटर लेने में हेल्प करता है थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये आराम से पहुंचने की पूरी कोशिश कर जाता है हमारा ओवम में, ठीक है। स्पर्म जो है वो ओवम में पहुंच जाता है। नाउ दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिविजन। अभी मैंने आपको बताया था जब oogenesis पढ़ाई थी, तो oogenesis में ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेकेंड मियोटिक डिविजन जो है वो कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मियोटिक डिविजन से क्या बनती है, पहली बात तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है जब फर्टिलाइजेशन होगा। ये चीज़ आप अपनी कॉपी पर 50 बार लिख लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि सेकेंड पोलर बॉडी बनती है इससे। तो अगर हम बात करें अनमैरिड फीमेल की, तो अनमैरिड फीमेल में एक ही पोलर बॉडी बनेगी, बट जो मैरिड फीमेल है उसमें 2 पोलर बॉडी बन सकती हैं। So that induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also unequal and result in the formation of a second polar body. Already I told you oogenesis का वीडियो नहीं देखा है तो देखना ज़रूर। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। अगर आप मेरी क्लास करते हो अनअकैडमी पर तो वहाँ पर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है ये, ठीक है। आज ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है मैंने अनअकैडमी पर। कल मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कल की क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा 2 घंटे का सेशन है। एक बार ज्वाइन करोगे तो कभी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक्स नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक को ज्वाइन कर लेना। कल 2 घंटे क्लास रहेगी 3 से 5 बजे तक कंटिन्यूसली, ठीक है। हम वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ट्रिक्स को भी समझेंगे। तो अनअकैडमी पर आपको 3 बजे पहुँच जाना है मेरी क्लास के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी कि आप अपना नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करवा लो, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ अ ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो अभी क्या हुआ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, हमने पढ़ा सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ। सेकेंड मियोटिक डिवीजन से क्या बनता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन से बनता है एक तो ऊटेड, जिसको हम ओवम भी कहते हैं, मैच्योर ओवम ये है, और एक बनती है सेकेंड पोलर बॉडी। तो बेसिकली जब ये ऊटेड और स्पर्म मिलते हैं, बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि मेल और फीमेल के बारे में, कि जो बच्चे का जो जेंडर होता है वो कौन बनाता है। तो बेसिकली भाई मेल बनाते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें मेल की, तो मेल के पास XY होता है और फीमेल के पास XX होता है। तो जब मेल अपना X देगा इस X को, ठीक है, तो ये XX बनेगा। बट अगर ये X दे रहा है, X तो फीमेल तो अपना X ही दे सकती है। अगर मेल ने Y दिया तभी लड़का होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये बात लोगों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि अगर लड़का नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ फीमेल की गलती है, ठीक है। गलती किसकी है, या मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसकी आ रही है, मेल की आ रही है। तो नेक्स्ट बात आती है इम्प्लांटेशन की। तो बच्चों इम्प्लांटेशन से रिलेटेड पॉइंट मैंने आप लोगों को कल समझाया भी है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें समझाई हैं, तो वो वाला वीडियो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। बट आगे बताती हूँ कि क्या होता है। जो जाइगोट बना, जो कि 2n जाइगोट था, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें होगा माइटोटिक डिविजन, ठीक है। कौन सा डिविजन होगा, माइटोटिक डिविजन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड अ क्लीवेज। तो अभी यहाँ पर शार्प डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्या होगा, ये जो जाइगोट था ये कन्वर्ट होगा इनटू 2 सेल स्टेज। 2 सेल के बाद ये कन्वर्ट होगा 4 सेल, फिर 8 सेल, और जैसे ही 16 सेल बनती हैं उसको हम कहने लगते हैं मोरुला, ठीक है। मोरुला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही बेसिकली जाके इम्प्लांट हो जाता है इनटू दी एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर आज आप पूरा पढ़ोगे। अभी एक बात आती है ब्लास्टोमियस क्या होती है। तो बच्चों जो सेल्स होती है ना,
यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जो डॉटर सेल्स होती है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ब्लास्टोमियर कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मोरूला बन गया, मोरूला के बाद क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो जाके चिपक जाता है यूट्रस की वॉल तक। द ब्लास्टोमियर्स एज इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर। तो क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये चीज़ आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। यहाँ पर पढ़ते रहना, समझते रहना। मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट है, तो ब्लास्टोसिस्ट के जो आउटर लेयर है उसको हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये जाके चिपकती है एंडोमेट्रियम से, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें, और इसके जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, इसके जो अंदर वाला है उसको हम कहते हैं इनर सेल मास। लाइक दिस इज इनर सेल मास, ये हो गया इनर सेल मास और ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो बाहर वाला क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो कि यहाँ पर एंडोमेट्रियम से जाकर चिपक जाता है। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर दैट गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इन एज द एम्ब्रियो। तो आपको याद रखना है कि जो इनर सेल मास है वो इन फ्यूचर एम्ब्रियो बनाएगा, और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो जाके चिपक जाएगा एंडोमेट्रियम से। As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus and this is called the implantation. इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद अब क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। आई होप बच्चों कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन। अगर वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक करके बताना है कि मैम क्लासेस में मज़ा आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके अलावा मुझे अनअकैडमी पर तो फॉलो करना ही है आप सबको। फ्री क्लासेस है, फ्री क्लासेस तो ज्वाइन कर ही लो। अगर आप लोगों को पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी है तो वैसे आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, प्लस जहाँ पर आपको कोटा के टीचर्स भी पढ़ाते हैं उसके कहते हैं प्लस, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। और उसके लिए आपकी 2 साल की फ़ीस जो है बच्चों वो टोटल 36,000 है। इतनी कम फीस आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आई टेल यू विथ गारंटी, इतनी कम फीस कहीं नहीं मिलती जहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ाई जाए, ठीक है। 36,000 में हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो गिनी 14 तो आपको गिनी 14, ठीक है, गिनी 14 तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा इस फीस पे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया 2 साल का। अगर आप 11th में हो तो 11th, 12th और नीट की प्रिपरेशन आप कितने में कर लोगे, 36,000 में, ठीक है। और भी कोर्सेज हैं, इसे प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप EMI पे भी कैसे ले सकते हो अनअकैडमिक कोर्सेज। तो वो सब वीडियोस देख लो, अपने पेरेंट्स से बात कर लो और फटाफट से एनरोल कर लो इनमें, ठीक है। अदरवाइज मुझे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। और ये चीज़ें सारी जितनी भी बता रही हूँ ये सारी सिंसियर बच्चों के लिए है। जो बच्चे सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई को लेकर वही मुझे कांटेक्ट करें। अदरवाइज अगर आप टाइम पास करना चाहते हो तो प्लीज़ डोंट कॉन्टैक्ट मी। मैं बहुत बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, ठीक है। चलो भी बाय बाय, टेक केयर।